दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों हम आप लोगों को पहले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे गोरखपुर इतिहास को जानने के लिए और रामग्राम के बारे में हम आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों को कहते। और आज जो गोरखपुर के इतिहास के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये गोरखपुर का इतिहास आप लोग समझिए 2600 सालों में गोरखपुर का कितने बार नाम बदला और कब कब नाम इसका बदला गया और आज गोरखपुर नाम पड़ा तो कब गोरखपुर नाम पड़ा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर का इतिहास जानना ये मेरा अपना मूल अधिकार और एक कर्तव्य भी है। तो दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी गंभीरता से आप लोग सुनिए, समझिए। समझने के बाद अगर ये लगे कि ये जो है हकीकत बहुत सारे लोगों के पास जाना चाहिए, गोरखपुर का इतिहास के बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी जाए कि गोरखपुर का इतिहास क्या है। 2600 सालों में गोरखपुर का इतिहास कैसे कैसे करवट लिया और किस जगह पर पहुंचा। तो आपको इसको शेयर करना है। जब समझ में आ जाएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फेसबुक पर है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उस चीज़ से अवगत कराने जा रहा हूं जो गोरखपुर का इतिहास, जो रामग्राम जिस जगह का नाम है वो आज भी है और वह है रामगढ़ झील। वह रामगढ़ झील है और उसी जगह पर कभी किसी जमाने में सिंघाणु निषाद का किला हुआ करता था और कुछ ऐसे त्रस्ती आई, समय करवट लिया, वह पूरा का पूरा किला वह धंस गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2600 सालों में गोरखपुर का नाम कितनी बार बदला और क्या क्या नाम था। तो सबसे पहले जहां तक ये गोरखपुर के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा ये बात भी आया है और उसमें जो है लिखा हुआ है और पहले से भी है, एक मैं प्रमाण के तौर पर कह रहा हूं। अगर किसी को शंका हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर के रामग्राम का इतिहास को आप जान भी सकते हैं। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गोरखपुर का नाम जो था वो था पिपलीबन। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गोरखपुर का नाम था पिपलीबन। और ये पिपलीबन कब तक रहा? ये पिपलीबन जो है 6ठी शताब्दी तक जो है इसका नाम पिपलीबन रहा और 6ठी शताब्दी में आकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के इसका नाम जो पड़ गया रामग्राम पड़ गया। रामग्राम ये तब पड़ा जब यहाँ का राजा राम नाम का हुआ करते थे, उनके नाम पर रामग्राम पड़ा। 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक ये रामग्राम था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर का नाम जो 9वीं शताब्दी में आया वह था गौरक्षपुर। 9वीं शताब्दी में क्या था? गौरक्षपुर था। और 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी
13वीं शताब्दी के आसपास जब यहाँ मुगल शासक का आगमन हुआ हमारे गोरखपुर में, मुगल शासक जब आए यहाँ पर, उन्होंने जब शासन किया, राज किया, तो उन्होंने गोरखपुर को बदल करके सूबे सरकिया रख दिया। गोरखपुर को बदल करके इन लोगों ने सूबे सरकिया रख दिया और सूबे सरकिया 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक सूबे सरकिया था। 14वीं शताब्दी के किसी कालखंड में आया तो ये लगभग 17वीं शताब्दी तक क्या हुआ, जब दूसरे मुस्लिम शासक का यहाँ पर राज हुआ तो वहाँ पर उस टाइम जो है अख्तर नगर रखा गया। क्या नाम रखा गया? अख्तर नगर। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में क्या रखा गया? ये 17वीं शताब्दी के खंड में रखा गया तो गोरखपुर सरकार, इसी कालखंड में रखा गया, गोरखपुर सरकार रखा गया। उसके बाद में फिर 17वीं शताब्दी के बाद में दूसरे जब मुस्लिम शासक का राज हुआ तो वहां पर उसका नाम बदल करके क्या रख दिया? मोहम्मद आजमाबाद। इसका नाम क्या पड़ा? मोहम्मद आजमाबाद। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद आजमाबाद वो चलते रहा। उसके बाद में गोरखपुर के ऊपर अंग्रेजों का शासन आया। गोरखपुर के ऊपर अंग्रेजों का शासन आया। उस टाइम अंग्रेज शासक ने इसका नाम बदल करके 1801 ईस्वी में उन्होंने नाम बदल करके गोरखपुर रख दिया। तो दोस्तों ये 8 बार गोरखपुर का समय समय पर नाम बदला है। ये आप लोगों को मैंने अवगत कराया। अब आइए हमारा जो है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो है राम ग्राम का वो इतिहास, वो वंशावली, किसके नाम पर क्या पड़ा। ये जो सिंगानू निषाद के नाम पर जो है गोरखपुर पड़ा, राम ग्राम जो था यहाँ उनका राज्य हुआ करता था। अब इसमें देखिए 2 भागों में था। तराई बेल्ट का उसी परिवार को जो लोग थे वो शाक्त वंश के थे, और जो है इधर का जो बेल्ट था, गोरखपुर के इधर का जो बेल्ट था, क्षेत्र था, वह क्या था? कोल वंश के लोग थे। अब आइए ये मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं शाक वंश और कोल वंश है क्या, क्योंकि ये सभी लोग निषाद थे। शाक वंश और कोल वंश ये सभी लोग निषाद थे। अब उनको शाक वंश क्यों कहा गया और उनको कोल वंश क्यों कहा गया, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जो तराई बेल्ट था वो क्या था? सेखुआ का जंगल था। तराई बेल्ट जो था वो सेखुआ का जंगल था, और सेखुए के जंगल से लेकर के नेपाल तक, लुम्बिनी नेपाल तक सेखुए का जंगल था। उस क्षेत्र के जो भी आदमी थे, जो भी राजा थे, उनको शाक वंश कहा जाता था, क्योंकि सेखुआ के जंगल अधिकतर होने की वजह से वहां पर शाक वंश उनको कहा जाता था। जो इधर का क्षेत्र जो कोल वंश का, इन निषाद समाज को कोल वंश क्यों कहा गया? क्योंकि उस कालखंड में इधर जो जामुन का बागीचा हुआ करता था, जामुन का जंगल हुआ करता था, और उस जंगल में यहाँ के राजा के 5 पुत्री थी, और राजा की जो पत्नी मर गई तो उन्होंने दूसरी शादी किया, और दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरी रानी आई, उनके द्वारा उन बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, और उन्होंने कहा बच्चियों को आप जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जिसमें एक बच्ची
को क्या हुआ, जंगल में कोढ़ फूट गया। तो ये पहले की मान्यता थी, वो जामुन के जंगल में अगर किसी कोढ़ी को छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता था। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो था और भी एक कोढ़ी था, तो वहाँ क्या हुआ, उनसे आपस में संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद और जो काला जामुन, जो जामुन पकता है तो काला होता है, और काला जामुन खाने से उनका कोढ़ ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उससे काली जामुन खाने के बाद जो कोढ़ ठीक हुआ, उससे जितने भी बच्चे पैदा हुए वो लोग कोल वंश कहलाए, जो कि वास्तविक देखा जाए तो क्या थे, निषाद वंश के थे। अब आइए यहाँ पर और क्या होता है, जयसेन जो है सिंघाणु निषाद के पिता का जो नाम था वो जयसेन निषाद था। वह पहले के राजा लोग थे जहाँ की जात का कोई नहीं लगाया जाता था, लेकिन उनसे जो वंशावली चली आ रही है, सबसे पहले निषिद्ध लोग थे जो जंगल से, नदी से, समुद्र से, तालाब से अपने संसाधन को चलाते थे, उनको निषिद्ध कहा जाता था। निषिद्ध माने निषाद वंश के कहा जाता था। इसलिए उसके आधार पर सिंघाणु निषाद के पिता का नाम था जयसेन निषाद, और जयसेन निषाद के जो है पुत्र जो है, उनके पुत्र का जयसेन निषाद के पुत्र का नाम था सिंघाणु निषाद, और सिंघाणु निषाद के पुत्र का नाम था शुद्धोधन निषाद। और शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे शुद्धोधन निषाद। और फिर भी मैं कह रहा हूँ शाक्य वंश वो लोगों को कहा गया जो शेखुआ के जंगल के बीच में रहते थे, उनको शाक वंश कहा गया, क्योंकि शेखुए के जंगल में रहते हैं तो क्या होता है, ये शाक वंशी है। तो वहां पर क्या हुआ, तो सिंघाणु निषाद के पुत्र शुद्धोधन निषाद, और शुद्धोधन निषाद के दो रानी थी, एक महामाया, एक महा प्रजापति गौतमी, और दोनों बहन थी। तो महामाया से जो पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम निषाद, महामाया से जो पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम निषाद। और जब सिद्धार्थ गौतम निषाद पैदा हुए तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, और उसको जो है उनकी जो दूसरी छोटी माता थी गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी, उन मौसी ने उनको पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद तब वह जो है सिद्धार्थ गौतम की जो है शादी, उनकी पत्नी का नाम था, सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम था, जिसको महात्मा बुद्ध कहा जाता है, उनका नाम था यशोधरा। और यशोधरा के पुत्र जो हुए राहुल हुए, जिनको जापान में हनुमान के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, आज मेरा ये कहने का मतलब, ये मुझे बताने का मतलब ये है कि निषाद वंश के इतने लोग राजा, चक्रवर्ती, सम्राट और राजा हुए, आज उस वंश के महात्मा बुद्ध जी को पूरी दुनिया पूजती है। महात्मा बुद्ध जी को पूरी दुनिया पूजती है। बर्मा, सिंगापुर, रंगून, वियतनाम, थाईलैंड, मकाऊ, कंबोडिया, चीन, जापान, तिब्बत, तमाम देश आज उनको पूज करके, हमारे पूर्वज को पूज करके आज कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच पर गए। और हम अपने पूर्वज को पूजना, अपने पूर्वज को, ज्ञान को हमने ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद आज जो हमारी दुर्दशा हुई, आज हो रही है, यह सब उसी की देन है कि हमने अपने पूर्वज को, विचारों को नहीं माना। आज देखिए इतने देशों ने हमारे पूर्वज जो महात्मा बुद्ध थे उनके विचारों को माना, और बुद्ध जो है एक वैज्ञानिक हैं। दुनिया में सबसे पहले उन्होंने
विज्ञान का आविष्कार किया। आज देखेंगे भारत का कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर जाते हैं विदेश में तो कहते हैं, खुले चैलेंज देते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर युद्ध नहीं बुद्ध दिया जाता है और मैं महात्मा बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ। दोस्तों, तो ये जो है हमें इतनी बातें बताने की अब क्या आवश्यकता है, जो हमने आप लोगों को ये तमाम वंशावली तमाम उस सिस्टम को रखा। और अब से आप लोग संभल जाओ, अब से आप लोग ये जान जाओ कि हम किस वंश के हैं। आप सबसे पहले अपने वंश को जानो, आपके वंश को लोग जान करके समझ करके आपके वंश के विचारों पर बर्मा, सिंगापुर, रंगून, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मकाऊ तमाम सारे देश आज जो है विकास की गति पर जा रहे हैं। जो लोग भारत में मान रहे हैं वो भी विकास की गति पर जा रहे हैं और हम उनको नहीं मान रहे हैं। तो आए दिन मैं निचले स्तर पर जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में और हम नए विस्तारों के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे।